नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग यानी जो हमारा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का 6वां क्लास था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आगे आपका आता है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का ही 7वां लेक्चर। ये क्लास हमारा क्लास नंबर 63 से स्टार्ट है, क्योंकि 56 तक आप पढ़ चुके हैं। 56 के बाद 57, 58, 59, 60, 61, 62 ये आपके बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैं आपको पीडीएफ में इन सब क्लास का भी मटेरियल दूंगा। यदि आप चाहें तो वहाँ से इन क्लास को पढ़ सकते हैं या इन रियल रूल्स को आप देख सकते हैं। तो चलिए समय का सदुपयोग करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 63। जो क्लास नंबर हमारा 63 है, 63 नंबर का है, वो बताया गया है आईडी कार्ड्स के बारे में। किसके बारे में बताया गया है मित्रों? आईडी कार्ड्स के बारे में। जब आईडी कार्ड्स की चर्चा होती है तो मन में ध्यान में सबके आता होगा कि हाँ, विभाग द्वारा भी आईडी कार्ड जारी किया जाता है। ये वो आईडी कार्ड नहीं है जो हमारे डाक विभाग के कर्मचारी लगाए रहते हैं। ये आईडी कार्ड जो है किसी दूसरे उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जो विभाग द्वारा दूसरे को प्रदान किया जाता है। कैसे? चलिए आज देखते हैं। डाकघर की ओर से टूरिस्ट यानी पर्यटकों, ट्रेवलिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंपनीज यानी फर्म के यात्री, कौन कौन से हो गए? टूरिस्ट हो गए और किसी कंपनी या फर्म के यात्री हो गए। प्रतिनिधियों और जिनको अपनी पहचान बताने में कठिनता होती है, जैसे मान लीजिए कोई पर्यटक आया, कोई किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया, प्रतिनिधि आया, तो वो अपनी आईडी अगर उसके पास नहीं है, वो अपनी पहचान नहीं बता पा रहा है, तो वो डाक विभाग द्वारा जारी किए गए आईडी आइडेंटिटी कार्ड का उपयोग कर सकता है। ये उसके लिए है, ना कि जो हमारे डाक विभाग में आईडी इस्तेमाल होती है कर्मचारियों के द्वारा, उनके लिए है। इसके बाद क्या होता है? यह आईडी किसके द्वारा इशू की जाती है? हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू की जाती है। सबसे पहले तो किसके द्वारा इशू की जाती है? हेड पोस्ट ऑफिस द्वारा। फिर दूसरे नंबर पे क्या बोला गया है कि सब ऑफिस एसओ यानी सब ऑफिस को भी आवेदन दिए जा सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए हेड ऑफिस से दूर है तो वो सब ऑफिस को भी आवेदन दे सकता है। एसओ फिर क्या करेगा? उस आवेदन को हेड ऑफिस में ट्रांसफर करेगा, हेड ऑफिस को आवेदन भेजेगा। फिर क्या होगा? यहां पे देखिए बताया गया है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले तो फुल डिस्क्रिप्शन होगा उसका, जिसके नाम से आईडी बननी है, उसका सिग्नेचर होगा, तीसरा उसका फोटो भी होगा, जो एक नॉर्मल आईडी में होता है। फुल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? व्यक्ति का नाम होता है, मोबाइल नंबर होता है, डेजिग्नेशन होता है, जनरल आईडी जो होती है, यही सब चीजें होती हैं। तो उस आईडी में भी उसका फुल डिस्क्रिप्शन होगा, उसके सिग्नेचर के डिजिटल सिग्नेचर उसका होगा और फोटो भी उसकी लगी होगी। इस आईडेंटिटी की अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो यह वैध कब तक रहता है? 3 वर्ष तक वैध रहता है। कितने वर्ष तक वैध रहता है? 3 वर्ष तक। यदि हेड ऑफिस द्वारा एक बार परिचय पत्र या आईडी को उसके जारी किया जाता है तो वो 3 साल के लिए वैध रहता है। आईडी में फोटो की जो साइज होती है, अभी हम बताए थे कि थोड़ा सा अभी बताए हैं 2 मिनट पहले कि उसमें एक फोटो भी आईडी में लगती है। जो भी जिसकी आईडी बनेगी उसकी फोटो लगती है। तो उसका साइज का यहाँ पे ड्यूरेशन थोड़ा सा बताया गया है कि इसका साइज क्या है? 88 mm से 63 mm, यानी 88 मिलीमीटर का लंबा और 63 मिलीमीटर का चौड़ाई का आईडी कार्ड, उसका फोटो होना चाहिए। अब मान लीजिए इफ लॉस्ट, यदि मान लीजिए उन्होंने अपनी आईडी खो दी, किसी कारणवश उनका आईडी चोरी हो गया, गुम गया, गिर गया, कुछ भी हो गया, तो उनको अलग से फी पेमेंट करना पड़ेगा। उनका दूसरा आईडी कार्ड बन जाएगा और साथ ही साथ रिटर्न में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा।
डिक्लेरेशन में क्या देना पड़ेगा कि हमारी आईडी खो गई है, गुम हो गई है, इस कारण से हमें दूसरी आईडी प्रदान की जाए। तो ये रहा दोस्तों क्लास नंबर हमारा 63 जो आईडी कार्ड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आईडी कार्ड की जो चर्चा होगी तो वो टूरिस्ट या पर्यटक के लिए या किसी कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रतिनिधि के लिए, उनके लिए आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए आते हैं क्लास नंबर 63 के बाद आते हैं क्लास नंबर 64। किसमें आएंगे? क्लास नंबर 64। अब जब क्लास नंबर 64 स्टार्ट होता है तो यहां से देखिए पोस्ट स्टैंप या न्यस्त डाक क्या चालू होगा। अब हमारा जो मेन टॉपिक है पोस्ट स्टैंप यानी डाक को रखना, कैसे डाक को रख सकते हैं उसको हम, या उसको न्यस्त डाक भी बोला जाता है हिंदी में। तो इसका तो आप लोग इंग्लिश वर्ड ही इस्तेमाल करना, पोस्ट स्टैंप न्यस्त डाक करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। अब पोस्ट स्टैंप की थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। पोस्ट स्टैंप से मतलब अजनबी व्यक्तियों और यात्रियों को पूरी तरह से सुविधा देने से है। वे 3 महीने से अधिक के लिए इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये मतलब होता है पोस्ट स्टैंप। पोस्ट स्टैंप अलग है, डिटेंशन अलग है। डिटेंशन होता है किसी चीज को हिरासत में लेना, पोस्ट स्टैंप होता है न्यस्त डाक। तो यहां पे पोस्ट स्टैंप आप समझ गए होंगे किसके लिए होता है। अजनबी व्यक्तियों और यात्रियों को पूरी तरह से सुविधा ये पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जाता है। जब से मान लीजिए कोई आदमी है, वो कहीं बाहर है, इतने दिन बाद वो आना चाहता है, नहीं आ पा रहा है, तो उसके कुछ ऑप्शन के द्वारा उसके डाक को रोक लिया जाता है या रख लिया जाता है। कैसे? चलिए आइए आगे समझते हैं। क्लास नंबर 64 में अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की, कि पोस्ट स्टैंप की परिभाषा को कैसे हम समझेंगे कि पोस्ट स्टैंप में इस डाक को रखना है। डाक के ऊपर निम्नलिखित में से कोई एक चीज लिखी रहेगी। डाक के ऊपर ही क्या लिखा रहेगा? टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर। टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर यानी मांगे जाने तक रखे जाने के लिए। क्या है इसका मतलब? मांगे जाने तक रखे जाने के लिए। जब तक वो मांगता नहीं है तो उसके डाक को रखा रहेगा, उसके डाक को वापस नहीं करना है। भाई देखिए, जो डाक हमारे पास आया, हम उसको कैसे समझेंगे कि उसमें क्या करना है? तो उसके लिफाफे में ही ऊपर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर। ये चीज लिखा रहेगा। हिंदी में समझे तो मांगे जाने तक रखे जाने के लिए। या तो फिर ये लिखा हो सकता है आर्टिकल एड्रेस्ड पोस्ट ऑफिस। क्या लिखा हो सकता है? आर्टिकल एड्रेस्ड पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर के नाम संबोधित वस्तुएं। अगर यह भी नहीं लिखा रहेगा तो तीसरे नंबर पर यह हो सकता है टू अवेट अराइवल यानी आने की प्रतीक्षा तक। तो इस तरह से हम उस डाक को समझेंगे कि उसका पोस्ट स्टैंप करना है कि नहीं करना है। तो ये चीजें 3 में से कोई एक चीज आपको लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये हो गया आपका पोस्ट स्टैंप की परिभाषा या डेफिनेशन, यानी 64 क्लास आपका पूरा हुआ। अब हम चर्चा करेंगे क्लास नंबर 65। 65 में क्या दिया है? डिस्पोजल ऑफ पोस्ट स्टैंप। पोस्ट स्टैंप आर्टिकल का कैसे डिस्पोजल करते हैं या न्यस्त डाक का वस्तुओं का कैसे निपटान करते हैं। तो इसको समझिए थोड़ा सा। जो पोस्ट स्टैंप वाली डाक होती है, इसको हम मैक्सिमम 1 मंथ तक रखा जा सकता है। कितने मंथ तक रख सकते हैं? 1 महीने तक हम रख सकते हैं। किसको? वीपी को छोड़कर। वीपी वैल्यू पेबल आर्टिकल को, वीपी यानी होता है वैल्यू पेबल आर्टिकल। वैल्यू पेबल आर्टिकल को छोड़कर बाकी सभी चीजों को हम 1 महीने तक रख सकते हैं। वीपी को हम केवल 7 दिनों तक रख सकते हैं अगर उसमें पोस्ट स्टैंप लिखा हुआ है तो। समझ गए? तो ये रहा हमारा क्लास नंबर 65। अब हम दोस्तों चर्चा करेंगे क्लास नंबर 66। महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए उसको ड्रॉप करेंगे। 67 भी नहीं है और 68 भी नहीं है, ये हम छोड़ रहे हैं क्लास। आप इसमें परेशान मत होइएगा। आपको हम जो क्लास छोड़े हैं या जिनको अभी तक कभी भी कोई उससे प्रश्न नहीं पूछा गया है,
तो उसका भी हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे, पीडीएफ में देंगे। आप वहां से जब पढ़िएगा, छोड़ना किसी क्लास को नहीं है, आप उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न भाई विभाग कहीं से भी पूछ सकता है। तो चलिए हम बात करेंगे क्लास नंबर 65 के बाद 69 की। 69 क्लास में जैसे ही आएंगे तो ये हमारा चालू होगा नया सब टॉपिक रीडायरेक्शन। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? पोस्ट रिस्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे रीडायरेक्शन के बारे में। रीडायरेक्शन यानी होता है पुनर्निर्देशन। क्या होता है? पुनर्निर्देशन। आप सभी लोग रीडायरेक्शन के बारे में अच्छी तरह से जानते भी हैं, सुने भी हैं, है ना? इसमें कोई दो राय नहीं है। रीडायरेक्शन से मतलब क्या होता है? ऐसी डाक वस्तु जिसका वितरण ना हुआ हो, जो बटी ना हो, यदि प्राप्तकर्ता कहीं और जगह रह रहा हो, मतलब जैसे मान लीजिए प्राप्तकर्ता यहाँ जिस एड्रेस पर आया है वहां ना रह रहा हो, कहीं और रह रहा हो, तो उसके डाक को उसके नए पते पर बिना किसी शुल्क के भेजा जा सकता है। यदि उसका नया पता हमको पता है तो हम उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं या उसको भेज सकते हैं। यदि डाक की डिलीवरी किसी को हो गई हो, यदि उस डाक को मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन को दे दिया गया हो, तो उस डाक को रिडायरेक्ट नहीं किया जा सकता है। भैया कैसे रिडायरेक्शन होगा फिर? जब वो डाक ही नहीं है हमारे पास, आप उस डाक को किसी तीसरे पर्सन को दे चुके हैं, तो उसका रिडायरेक्शन कैसे होगा? नहीं होगा। तो चलिए आइए हम चर्चा करते हैं क्लास नंबर 69 में कंडीशन ऑफ फ्री रिडायरेक्शन। क्लास नंबर 69 में क्या दिया गया है? कंडीशन ऑफ फ्री रिडायरेक्शन, यानी निःशुल्क पुनः प्रेषण की शर्तें। कौन कौन सी शर्तें हैं? केवल इनलैंड पोस्ट का ही रिडायरेक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, केवल इनलैंड पोस्ट का ही रिडायरेक्शन होता है, फॉरेन पोस्ट का रिडायरेक्शन नहीं होता है। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल को यदि एड्रेसी को यानी पाने वाले को डिलीवर्ड कर दिया गया हो, और यदि एड्रेसी ने, पाने वाले ने आर्टिकल को ओपन ना किया हो, तो उसे रिडायरेक्ट किया जा सकता है। जैसे यदि कोई मान लीजिए हमारे पास अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है, ठीक, उसको अगर पाने वाले को दे दिया गया है या डिलीवर्ड कर दिया गया है, परंतु उसने अपने डाक को खोला नहीं है, अभी उसको वैसे ही रखा हुआ है, तो उसके डाक को भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं। पर उसकी कुछ शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? फॉर रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं पहले। रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है? यही चीजें उसमें भी होती हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट में भी, कि यदि प्राप्तकर्ता यानी डाक को पाने वाला डाक को, चिट्ठी को अभी तक खोला नहीं है, तो उस डाक को लेकर हम उसको दोबारा रिडायरेक्ट कर सकते हैं। परंतु देखिए यहां पे बताया गया है, परंतु रिसिप्ट में सिग्नेचर किया हुआ नहीं होना चाहिए। रसीद में जो हमारा डिलीवरी स्लिप मिलता है उसमें सिग्नेचर पाने वाले का नहीं होना चाहिए, तभी वो रिडायरेक्ट होगा। फिर थोड़ा सा आगे यह भी बताया गया है कि हेड ऑफ सर्कल, यानी हेड ऑफ सर्कल कौन होता है? सीपीएमजी, यदि चाहे तो पोस्ट मास्टर से रिडायरेक्शन या रिडायरेक्टेड की स्लिप मंगवा सकता है। हेड ऑफ सर्किल को यह अथॉरिटी है, वो अगर चाहे तो पोस्ट मास्टर से रिडायरेक्शन की स्लिप मंगवा लेगा, पोस्ट मास्टर यहां से वेरीफाइड करके भेज देगा। ये रहा दोस्तों क्लास नंबर हमारा 69। अब हम आते हैं क्लास नंबर 70 पे। क्लास नंबर 70 पे क्या बात कही गई है? पेनाल्टी ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशंस, शर्त तोड़ने का दंड। यदि मान लीजिए ऐसा होता है तो उस शर्त तोड़ने का दंड क्या क्या है? यदि आर्टिकल को खोल दिया गया, कौन सी शर्त होगी भैया इसमें? कुछ नहीं, शर्त यह होती है कि यदि हम आर्टिकल को दे दिए हैं तो आर्टिकल क्या करेगा? बहुत करेगा तो खोल देगा। तो खोल देगा तो क्या होगा? यदि आर्टिकल को एड्रेसी खोल दिया गया है एड्रेसी द्वारा, तो पोस्टेज चार्ज लगाकर आर्टिकल को रिडायरेक्ट किया जा सकता है। यदि आर्टिकल खुल गया है तो दोबारा सीधी बात है पोस्टेज चार्ज लगेगा, और फिर उसके बाद यहां से उस डाक को रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यही चीज बताया गया है पेनाल्टी ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन में। यदि शर्त आप तोड़ दिए हैं तो यही उसकी चीजों को समझाया गया है कि आप खोलिएगा नहीं यदि रिडायरेक्शन करवाना है तो, और खोल दिए हैं तो उसका पोस्टेज पेमेंट करना पड़ेगा।
अब आते हैं क्लास नंबर 71 में, यानी 71 नंबर पे। 71 नंबर क्लास में क्या बोला गया है? रीडायरेक्शन फी ऑन पार्सल। अब तो अभी तक देखिए अनरजिस्टर्ड आर्टिकल और रजिस्टर्ड की बात हो गई। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पार्सल के रीडायरेक्शन पर। यह सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मजेदार हैं, आपको बोरिंग नहीं लगेंगे, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेंगे। तो रीडायरेक्शन फी ऑन पार्सल पे क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। यदि पार्सल का एड्रेस और रीडायरेक्शन यानी वाया एड्रेस सेम डिलीवरी एरिया में है तो रीडायरेक्शन का चार्ज नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि एरिया हमारा सेम है, पार्सल का जो एड्रेस है और रीडायरेक्शन का जो एड्रेस है, मतलब वाया दोनों का सेम है, तो रीडायरेक्शन पे पार्सल पे भी चार्ज नहीं लगेगा। यदि चार्ज लगेगा भी तो प्रीपेड दर का आधा अमाउंट ही लगेगा। कितना लगेगा ये चीज पूछा जाता है कि पार्सल में रीडायरेक्शन का चार्ज कितना है। सबसे पहले तो सेम एरिया में है तो नहीं लगेगा। यदि सेम एरिया में नहीं है, हमारे वाया से दूर है, जिससे आया हुआ है इसको वाया बोलते हैं हिंदी में, तो इससे अगर दूर है तो फिर रीडायरेक्शन में क्या लगेगा, प्रीपेड दर का आधा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। जब एड्रेसी लिखित में सूचना देगा तब, यानी जब एड्रेसी लिखित में सूचना देगा तभी ऐसा होगा। यदि पार्सल को अनक्लेम्ड लिखकर सेंडर को वापस कर दिया जाता है, यदि हमने उसको अनक्लेम्ड लिखकर सेंडर को वापस कर दिया तो भी रीडायरेक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। मतलब यदि प्राप्तकर्ता को नहीं मिला, किसी कारण से नहीं बटा, तो आरटीएस होगा, तो उसमें कहाँ रीडायरेक्शन का चार्ज लगेगा। यदि सेम एरिया में हो तभी, मतलब यदि सेम एरिया में रहेगा तब नहीं लगेगा, वरना उसको प्रीपेड चार्ज का आधा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहां पे जो समझने वाली बात है, सीधी बात है कि डाक का जो शुल्क होता है, रीडायरेक्शन का चार्ज होता है पार्सल में, तो अगर सेम एरिया में है तो आपको कोई इसका रीडायरेक्शन चार्ज नहीं देना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यदि डाक हमारा सेम एरिया का नहीं है, दूसरे एरिया में भेजना है, तो उसको प्रीपेड रेट का आधा चार्ज रीडायरेक्शन पर आपको देना पड़ेगा, तभी रीडायरेक्शन होगा पार्सल में। इसको ध्यान में रखे रहिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास नंबर 72 में हम चर्चा करेंगे। 72 में आइए, इंस्ट्रक्शंस फॉर चेंज ऑफ रेसिडेंस। रेसिडेंस मतलब होता है निवास स्थान, यानी निवास स्थान में परिवर्तन के बारे में हिदायतें या इंस्ट्रक्शंस। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? निवास स्थान में मान लीजिए एड्रेसी को परिवर्तन कर दिया गया है, तो एड्रेसी को पुराना और नया पता लिखित में देना होगा। यदि आपका पुराना पता चेंज हो गया है तो आप लिखित में अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर पुराना और नया पता पहले जमा करेंगे। फिर क्या होता है, पर्सन लिविंग इंडिया, यदि मान लीजिए व्यक्ति ने क्या किया, भारत देश को ही छोड़ दिया, भारत देश को छोड़कर कहीं विदेश में रहने लगा, लीव रिटेन इंस्ट्रक्शंस, यदि वो छोड़ के जाता है तो उसको सबसे पहले तो लिखित में एक इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। फिर उसके बाद यदि इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है तो दूसरा ऑप्शन एक और है कि अपॉइंट एन एजेंट, एक एजेंट को वो अपॉइंट करके जाए तभी उसका डाक मिलेगा। समझ में आ गया? तो निवास स्थान में परिवर्तन में ये चीजें हिदायतें दी गई है विभाग द्वारा। देखिए, विभाग बहुत प्रयास करता है कि हमारे कस्टमर का डाक किसी तरह से बढ़ जाए, उसको उसका सामान मिल जाए। फिर क्या होता है, अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड इनलैंड पैकेट्स, जो विदेश में रहने लगे हैं, अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड इनलैंड पैकेट्स, यानी जो विदेश में रहने लगे हों, उनके लिए क्या बात कही गई है, इस तरह के आर्टिकल्स को विदेशों में रीडायरेक्शन नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई डाक अगर अनपेड है, क्या है, डाक अगर अनपेड है, उसका पोस्टेज का भुगतान नहीं किया गया है, या इनसफिशिएंटली पेड है, या अधूरा डाक का भुगतान किया गया है, तो क्या होगा, इस तरह के आर्टिकल्स को विदेशों में रीडायरेक्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका देखिए पोस्टेज रेट नहीं पेड किया गया है ना, तो कैसे रीडायरेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक कि फॉरेन पोस्टेज रेट में डाक का पूरा भुगतान ना कर दिया जाए। देखिए, यही अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जब तक आप पोस्टेज रेट उसका डाक से भाई विदेश में जाएगा तो भाई एयर मेल जाएगा,
उसका जब तक फॉरेन पोस्टेज रेट में पेमेंट नहीं करेंगे, आपका डाक विदेश में रिडायरेक्ट नहीं होगा या वहाँ पे नहीं भेजा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया निवास स्थान में परिवर्तन के बारे में हिदायतें कि निवास स्थान उसका यदि भारत में चेंज होता है तो क्या होगा, यदि भारत से बाहर कहीं चेंज होता है तो क्या होगा। समझ गए हैं? अब चलिए आते हैं क्लास नंबर 73। क्लास नंबर 73 में क्या बोला गया है? पीरियड फॉर विच इंस्ट्रक्शंस वैलिड। अब इसमें थोड़ा सा समझिए कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये पीरियड कितने समय के लिए वैलिड होते हैं, इसको समझ लीजिए। ये इंस्ट्रक्शंस या हिदायतें केवल 3 महीने तक वैलिड रहेंगे। ये पूछा जाता है कितने महीने तक वैलिड रहेंगे? 3 महीने तक ही वैलिड रहेंगे। बाद में इसे या इंस्ट्रक्शंस या हिदायतों को रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये 3 महीने तक मान्य रहते हैं। विभाग इनको कहता है कि भैया आप अगले 3 महीने के बाद इसको रिन्यू करवा लीजिए, वरना हम इसको आरटीएस कर देंगे, रिडायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 73 के बाद हम आएंगे क्लास नंबर 74। किसमें आएंगे? क्लास नंबर 74। तो 74 का जो सब टॉपिक है वो क्या बोला गया है? यहाँ पे देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स या अवितरित वस्तुओं के संबंध में कार्यवाही। अब चलिए क्या बातें हुई कि किसी के द्वारा भेजा गया पत्र रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, इनलैंड, कैसे भी करके उसको भेजा गया है, बटा तो ठीक है, रिडायरेक्शन हुआ तो भी ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे अवितरित, अगर वो डाक नहीं बटा तो क्या होगा, किसी कारण से डाक अगर नहीं बटा है तो क्या होगा। चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। क्लास नंबर 74 में बताया गया है डाकघरों में असंदिग्ध लेखों के निषेध की अवधि। क्या बोला गया है? पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स, या डाकघरों में असंदिग्ध लेखों के निवेश की अवधि। इनकी निवेश की कितनी अवधि होती है इसके बारे में हम समझेंगे। पहले नंबर पे दिया गया है, क्या दिया गया है? यदि डाक की इलीगल एड्रेस या पढ़े ना जा सके जाने वाले, जो इलीगल एड्रेस यानी जो नहीं पढ़े जा सकते हैं, इनकम्प्लीट एड्रेस, 2 चीजें हो गई। देखिए किसी भी क्लास को जब आप पढ़ते हैं ना तो उसके जो उसका हेडिंग है, जो उसका पॉइंट है, वहीं से आपको सार निकल के आता है, वहीं से आपको 50% तो वहीं से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी उसके क्लास के अंदर जब घुसते हैं तो वह 100% आपका पूरा क्लियर हो जाता है। चलिए, यदि मान लीजिए क्या होता है, यदि डाक की इलीगल एड्रेस है या इनकम्प्लीट एड्रेस है तो क्या करेंगे? इसको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? आरटीएस। आरटीएस यानी रिटर्न टू सेंडर, ये सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। फिर और क्या कर सकते हैं? यदि डाक अपूर्ण पता वाला है, अननोन एड्रेस वाला है, लेफ्ट ओल्ड प्लेस, पुराने पते पर प्राप्तकर्ता नहीं रहता है, पते पर एड्रेसी नहीं मिलता है। 3 चीजें हो गई। कौन कौन सी चीजें हो गई? अननोन एड्रेस यानी अपूर्ण पता वाला हो गया, लेफ्ट ओल्ड प्लेस, पुराने पते से जा चुका है, पते पर एड्रेसी नहीं मिलता है। तो इसको क्या कार्यवाही करेंगे? इन सबको एचओ, एसओ, बीओ में 7 दिनों तक रखा जा सकता है। कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 7 दिनों तक। फिर अगले कार्यकालीन दिवस में, तुरंत अगले कार्यकालीन दिवस में आरटीएस कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो 7 दिनों तक रखेंगे, अगर नहीं बटा तो उसको क्या करेंगे? वापस कर देंगे। यदि डाक के ऊपर भेजने वाले का नाम तथा एड्रेस ही ना हो, कौन डाक भेज रहा है कौन डाक नहीं, लावारिस डाक हो गई, भेज तो दिया पर उसका पता नहीं है, तो डाक के ऊपर भेजने वाले का नाम और एड्रेस यदि नहीं होता है तो ड्यू अमाउंट, अगर मान लीजिए उसमें कोई ड्यू अमाउंट भी नहीं है, बकाया राशि नहीं है, उसका पोस्टेज पोस्टेज सब बिल्कुल विधिवत पेमेंट किया गया है, तो इन्हें आरएलओ भेज दिया जाएगा। आरएलओ मतलब क्या होता है? रिटर्न लेटर ऑफिस। रिटर्न लेटर ऑफिस में इसको तत्काल भेज दिया जाएगा। इससे रखने से कोई मतलब नहीं है।
और जो डाक रिफ्यूज्ड हो जाती है उसको भी नहीं रखा जाता है, उसको भी तत्काल क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। उसको 7 दिन तक डिटेंशन में रखने के लिए मत बैठिएगा, वो वापस हो जाएगी। तीसरे नंबर पे बात किया गया है किसी भी टेलीग्राफ को 3 दिनों तक डिटेंशन में रखा जा सकता है। टेलीग्राफ को कितने दिनों तक डिटेंशन में रख सकते हैं, 3 दिनों तक, इसको ध्यान में रखिएगा। अवितरित रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पैकेट्स, इसको भी 7 दिनों तक अपने पास रखकर वापस कर सकते हैं। कितने दिनों तक, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पैकेट्स को 7 दिनों तक इसको भी रख सकते हैं। प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है तो इसको खट्टे से वापस कर दीजिए। तो ये रहा आपका क्लास नंबर 74। क्लास नंबर 74 में डाकघरों में असंदिग्ध लेखों के निषेध की अवधि। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस क्लास को समझ गए होंगे। तो अब आगे चलते हैं क्लास नंबर 75 में, देखते हैं 75 में क्या बताया गया है। 75 में बताया गया है डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल्स सेंट टू आरएलओ। जो डाक मान लीजिए विभाग से या पोस्ट ऑफिस से लौटाए जाते हैं तो उसका निपटान कैसे होता है। आरएलओ में भेजे गए पत्रों का निपटान, आरएलओ में जो भेजते हैं डाक, उसका क्या निपटान होता है, कैसे होता है, आरएलओ क्यों भेजे जाते हैं, यह भी आप समझिए थोड़ा सा। यदि प्राप्तकर्ता ना मिले, पहली कंडीशन तो यह हो गई भैया कि अगर प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है, यदि डाक के ऊपर भेजने वाले का नाम और पता दिया गया हो। यदि प्राप्तकर्ता मान लीजिए बहुत ढूंढे तलाश किए, प्राप्तकर्ता नहीं मिला और डाक के ऊपर भेजने वाले का नाम और पता दिया गया है, तो रिटर्न टू बुकिंग पोस्ट ऑफिस फॉर डिलीवर टू सेंडर। तो क्या करते हैं कि जो डाक भेजा था, जिसके द्वारा डाक भेजा गया था, उसको बुकिंग पोस्ट ऑफिस से सीधे उसी के लिए वापस कर दिया जाएगा कि भैया ये लीजिए, आपके द्वारा भेजा गया डाक वापस आ गया है, क्योंकि प्राप्तकर्ता सामने वाले को नहीं मिला। यदि डाक के ऊपर भेजने वाले का नाम और पता ना दिया गया हो तथा डाक खुला हुआ पाया जाए, डाक के ऊपर मान लीजिए जो डाक भेजता है उसका नाम और पता नहीं दिया गया है और डाक खुला हुआ पाया जाता है, तो इसको आरटीएस कर दिया जाएगा। यदि जानकारी ना मिले तो आरएलओ भेज दिया जाएगा। समझ गए हैं। यदि डाक के ऊपर भेजने वाले का नाम और पता ना दिया गया हो तथा डाक खुला हुआ पाया जाए तो आरटीएस कर दिया जाएगा। यदि जानकारी ना मिले तो आरएलओ को भेज दिया जाएगा, रिटर्न लेटर ऑफिस में वो चला जाएगा। तीसरे पॉइंट में बताया गया है रिफ्यूज्ड डाक और मृत व्यक्ति को भेजी गई डाक को, भेजी गई मृत व्यक्ति यानी अनक्लेम्ड हो सकता है। यहाँ पे रिफ्यूज्ड मतलब लेने से इनकार, जैसे कोई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, और मृत व्यक्ति यानी अनक्लेम्ड। अनक्लेम्ड डाक में क्या करते हैं, भेजी गई है अगर उसको, तो एड्रेसी नॉट फाउंड, भैया वो अगर मर ही गया है तो कहाँ से मिलेगा, और जो लेने से मना कर दिया उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह के डाक को सीधे आरएलओ में रख दिया जाएगा, कोई मतलब का डाक वो नहीं है, है ना। तो अनक्लेम्ड में सीधे आरएलओ को डाक चली जाएगी, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में क्या बताया गया है, इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स। इसका जो सब टॉपिक है वो क्या है, इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स, पूछताछ तथा शिकायतें। अब जैसे डाक से संबंधित हम पूछताछ भी करेंगे, कस्टमर पूछताछ भी करेगा, शिकायत भी करेगा, तो उसका समाधान कैसे होगा, चलिए आइए समझते हैं। क्लास नंबर 77 में अगर हम बात करेंगे तो इसका टॉपिक है सजेशन एंड कंप्लेंट्स बुक, सुझाव और शिकायत पुस्तक। क्या दिया गया है, सजेशन एंड कंप्लेंट बुक्स, सुझाव और शिकायत पुस्तक। ये क्या होता है, यह सभी डाकघर में उपलब्ध होता है। सबसे पहले चीज तो ये सभी डाकघरों में आपको मिल जाएगा। फिर कार्यालय के दौरान ही शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, कार्यालयीन समय के टाइम पर ही आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उसके पीछे या उसके आगे आपका शिकायत दर्ज नहीं होगा कि आप चाहिए कि संडे को चले जाएं पोस्ट ऑफिस में या फिर काम का छुट्टी के दिन चले जाएं, तो ऐसा नहीं होता, वो आपको उसी टाइम पे ही जाना पड़ेगा। क्लास नंबर 78 की बात करेंगे अथॉरिटी की। किसके पास अथॉरिटी होती है,
यह अथॉरिटी स्थानीय अधीक्षक को होती है। स्थानीय अधीक्षक यानी एसपी या एसएसपी, सुपरिटेंड या सीनियर सुपरिटेंड, इनके पास ये अथॉरिटी होती है। फर्स्ट क्लास मेल में, फर्स्ट क्लास मेल कौन कौन सी होती है बताइए? लेटर, लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड। यानी फर्स्ट क्लास मेल में 3 चीजें होती हैं उसमें, लेटर, लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड। फर्स्ट क्लास मेल की, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस में बोला गया है, फर्स्ट क्लास मेल नहीं है। बाकी फर्स्ट क्लास मेल में वही होता है, लेटर, लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड ही होता है। फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस में पोस्ट मास्टर इंचार्ज रहेगा, उसके पास ये अथॉरिटी रहेगी, है ना। स्थानीय अधीक्षक हो गया, स्थानीय अथॉरिटी अधीक्षक के पास रहेगी। अगर फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस है तो उसमें पोस्ट मास्टर की अथॉरिटी रहेगी, उसके पास अथॉरिटी रहेगी। क्लास नंबर 79 में बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स, यानी जनता की शिकायतों का प्रेषण। जनता की शिकायतों का प्रेषण कैसे होगा, चलिए आइए समझते हैं। यदि सर्विस संबंधी कोई शिकायत हो या पिछले शिकायत को याद दिलाना हो, रिमाइंडर में लाना हो, आई सर्विस संबंधी यदि कोई शिकायत है, चाहे डाक संबंधित हो चाहे कोई संबंधित हो, तो यह फ्री ऑफ चार्ज पोस्ट ऑफिस को भेज सकते हैं। ओपन कवर में डाक भेजा जाना चाहिए। हाँ, इसको समझिएगा कि फ्री ऑफ चार्ज तो आप भेज सकते हैं, कोई भी शिकायत आपकी है तो आप फ्री ऑफ चार्ज उसको पोस्ट कर सकते हैं, पर ओपन कवर में ही भेजा जाना चाहिए, उसको लिफाफे के अंदर बंद करके नहीं भेजना है। वीपी आर्टिकल की इंक्वायरी भी फ्री में दी जाएगी, जहां से वीपी को पोस्ट किया जाएगा। तो वैल्यूपेबल आर्टिकल की अगर बात करें तो उसकी भी इंक्वायरी फ्री में की जाएगी, जहां से वीपी को पोस्ट किया गया है वहीं से, मतलब बुकिंग पोस्ट ऑफिस से। और डिलीवरी पोस्ट ऑफिस क्या होता है, जहां से डाक का वितरण होता है। अब चलिए 79 के बाद हम चर्चा करेंगे क्लास नंबर 80 की। क्लास नंबर 80 में क्या बात बताया गया है? सर्कल कंप्लेंट्स ऑफिसर या सर्किल शिकायत अधिकारी, या इसको हम विजिलेंस निदेशक भी बोलते हैं। इनका क्या काम रहता है? विजिलेंस ऑफिसर को प्रत्येक सर्कल के हेडक्वार्टर में अटैच किया जाता है। विजिलेंस ऑफिसर जो हमारा होता है वो प्रत्येक सर्कल के हेडक्वार्टर में रहता है, ठीक है। यदि शिकायत के समाधान से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो सर्किल कंप्लेंट ऑफिसर या विजिलेंस ऑफिसर को शिकायत वो कर सकता है। मतलब यहाँ मान लीजिए हेड ऑफिस में शिकायत किया, उसकी शिकायत नहीं सुनी गई, या सब ऑफिस में शिकायत किया, तो एक एक सीढ़ी बाय सीढ़ी इसका स्टेप होता है, वहां पे आप शिकायत सर्किल कंप्लेंट ऑफिसर, विजिलेंस ऑफिसर को कर सकते हैं। ये उस चीज के लिए बोला गया है। अब क्लास नंबर 81 में चलिए चर्चा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, पीरियड ऑफ कंप्लेंट्स। पीरियड ऑफ कंप्लेंट्स, कब तक इसका शिकायत करने का टाइम होता है, इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। शिकायत करने की अवधि, पहले नंबर पे आते हैं, हम चर्चा करेंगे मनी ऑर्डर और वीपी की। इनकी हम शिकायत कैसे करेंगे? इनका 12 मंथ यानी 1 साल तक अवधि रहती है। डाक के 1 साल के अंदर हमको शिकायत दर्ज करनी होगी, जारी होने की तिथि से लेकर। ये हो गया मनी ऑर्डर और वीपी की। मनी ऑर्डर में बात करेंगे, फील्ड पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर में 2 वर्ष की होती है। फील्ड पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर में शिकायत की अवधि 2 वर्ष के लिए होती है। दूसरे नंबर पे दिया गया है लॉस या डैमेज, यानी खो गया या क्षतिपूर्ति हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया हमारा कोई सामान, तो रजिस्टर्ड डाक और बीमाकृत डाक के लिए, रजिस्टर्ड लेख और इंश्योर्ड डाक के लिए 3 महीने के लिए टाइम रहता है। 3 महीने के अंदर आपको शिकायत करनी पड़ेगी आर्टिकल पोस्ट करने वाले के दिन से। जैसे मान लीजिए हम आज 1 तारीख को डाक को पोस्ट करते हैं तो अगले 3 महीने तक वो हमारी वैलिडिटी रहेगी। रजिस्टर्ड लेटर और इंश्योर्ड लेटर में हम इसकी जांच करवा सकते हैं या इसको हम शिकायत कर सकते हैं इस टाइम के बीच में। मनी ऑर्डर में वीपी में ज़्यादा है, इसमें कम है। इनलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक से संबंधित अन्य शिकायतें। अंतर्देशीय डाक से संबंधित कोई अन्य शिकायतें हैं, जैसे कोई अलग प्रकार की डाक है,
रजिस्टर्ड और बीमाकृत डाक को छोड़कर, तो उसकी शिकायत हम 6 महीने के अंदर कर सकते हैं घटना की तारीख से। कब से कर सकते हैं? घटना की तारीख से 6 महीने के लिए। पोस्टल ऑर्डर के खो जाने या नष्ट होने के संबंध में, मान लीजिए पोस्टल ऑर्डर हमारा खो गया है या किसी कारणवश खराब हो गया है, तो 12 महीने जारी होने वाले महीने के अंतिम दिन से, जिस महीने में हमारा IPO जारी हुआ है उस महीने से लेकर 12 महीने या 1 साल के अंदर हमको उसकी शिकायत दर्ज करवानी होगी, तभी हमारे शिकायत का समाधान होगा, है ना। तो ये हो गया आपका शिकायत करने की अवधि या पीरियड ऑफ डिटेंशन। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों क्लास नंबर 81 के बाद आ जाइए, क्लास नंबर 82, 83 को ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे हम क्लास नंबर आते हैं 84 पर। दोस्तों यदि आपको वीडियो बड़ा लग रहा हो तो इसमें ज़्यादा क्लास नहीं है, थोड़ा सा 10 मिनट का और समय मिलेगा तो हम इसको पूरा कर देंगे। हमारा जो जनरल क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 95 तक पूरा हो जाएगा। ये हमारा पहला सेक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा, इसलिए देर ना करते हुए चलिए क्लास नंबर 84 तक पढ़ लेते हैं, बाकी जो रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देंगे। क्लास नंबर 84 में क्या बात किया गया है? 82, 83 को ड्रॉप किया गया है। नोट्स फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, यानी सार्वजनिक जानकारी के लिए नोट्स। क्लास नंबर 84 को ध्यान से देखिएगा। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पोस्ट ऑफिस, डाकघर की वैध जिम्मेदारी। डाकघर की वैध जिम्मेदारी क्या क्या होती है? डाक द्वारा प्रेषण के दौरान किसी डाक वस्तु की क्षति, गलत सुपुर्दगी, उसमें देरी, उसमें टूट फूट और भारत में भेजे गए मनी ऑर्डर का विदेश डाक प्रशासन द्वारा गलत भुगतान अथवा भुगतान में देरी, इन सब की जिम्मेदारी में डाक विभाग कोई छूट नहीं देता है भैया, ध्यान रखिएगा। उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डाक विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किन किन चीज़ों में ये ऊपर अभी दिया गया है। भारत में भुगतान किए गए मनी ऑर्डर, इंश्योर्ड लेटर और पार्सल के लिए डाक विभाग जिम्मेदारी लेता है। इनलैंड पोस्ट के अंतर्गत भारत में ही भेजे गए मनी ऑर्डर, इंश्योर्ड लेटर और पार्सल के लिए डाक विभाग, वो भी पार्सल कैसा होता है? इंश्योर्ड होना चाहिए। मनी ऑर्डर इंश्योर्ड चीज़ों के लिए भारतीय डाक जिम्मेदारी लेता है, नहीं तो डाक विभाग जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। क्लास नंबर 86 में आइए, 85 को भी ड्रॉप करेंगे। लाइसेंस फॉर सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकट की बिक्री के लिए लाइसेंस। डाक टिकट की बिक्री के लिए लाइसेंस किसको किसको लाइसेंस दिया जा सकता है? कोई डाक टिकट संलग्न एजेंसी, या इसको हम फिलेटली एजेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलेटलिक एजेंसी। फिलेटलिक डिपॉजिट अकाउंट, ये फिलेटली के बारे में हम आगे पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, अभी इसमें भी पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे क्या आता है? हॉस्पिटल्स को एजेंसी दे सकते हैं, हॉस्पिटल्स को लाइसेंस दे सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को दे सकते हैं। रक्षा कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए कोई संस्था, इन सबको लाइसेंस मिल सकता है। फिर अगली चीज क्या बोला गया है कि लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र डाकघरों के स्थानीय अधीक्षक को भेजने चाहिए। किसको भेजने चाहिए? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लाइसेंस के लिए आप डाकघर के स्थानीय अधीक्षक को लाइसेंस भेज सकते हैं, तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। क्लास नंबर 87 में क्या बोला गया है? डाक टिकट और लेखन सामग्री का विनिमय न किया जाना। तो क्या बात की गई है? डाक टिकट या लेखन सामग्री का विनिमय ना तो वापस किए जाते हैं, बेचे गए सामान ना तो वापस किए जाते हैं और ना ही बदले जाते हैं। जैसे डाक टिकट हो गया, है ना, डाक टिकट और लेखन सामग्री कोई है, इनका यदि भुगतान करने के बाद कस्टमर को दे दिया गया है तो इनको वापस नहीं लिया जा सकता कि डाक टिकट को हमारा कस्टमर बोले कि हम ये ले गए थे, अब इसका काम नहीं है, आप वापस ले लीजिए, तो ऐसा नहीं होता। हम उसको वापस विभाग द्वारा नहीं कर सकते हैं। क्लास नंबर 88 में चलिए देखिए क्या बात किया गया है। एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल क्वाइंस, यानी छोटे भुगतान को कैसे हम करेंगे उसको समझिए।
₹1 और 50 पैसे के अलावा, ये रूल जो हमारा है ना, ये पहले का बना हुआ है, अभी का नहीं है, वही चला आ रहा है। तो ₹1 और अब तो 50 पैसे भी बंद हो चुके हैं। ₹1 और 50 पैसे के अलावा इससे छोटे सिक्के डाकघर में भुगतान के लिए स्वीकार नहीं किए जा सकते। तो 50 पैसे तो बहुत पहले बंद हो चुके हैं। ₹1 अभी चल रहा है, बिना ₹1 के तो देखिए काम ही नहीं होगा। इसमें विभाग करता क्या है, जैसे मान लीजिए 52 पैसे आ गया तो 52 पैसे को राउंड फिगर में ₹1 कर देता है। यदि मान लीजिए 49 पैसे हुआ, कस्टमर से 49 पैसे लेना है, तो इसको क्या करता है विभाग, उस 49 पैसे को 0 कर देता है। और अगर 51 पैसे हो गया तो उसको ₹1 ले लेता है। अगर 49 पैसे का पेमेंट हुआ तो कस्टमर का फायदा है, यदि 51 पैसे का पेमेंट हुआ तो विभाग का फायदा है। क्लास नंबर 89 में आएंगे, आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन, मृत व्यक्तियों के नाम भेजी गई डाक या रकम। सबसे पहले तो इसे अनक्लेम्ड या लावारिस डाक की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। कैसे ट्रीट किया जाएगा? अनक्लेम्ड डाक की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। पोस्ट मास्टर उसके सगे संबंधी रिलेटिव्स को डिलीवर करवा सकता है, परंतु इंश्योर्ड एंड अन्य वैल्यूएबल या अन्य मूल्यवान वस्तु को छोड़कर। यदि पोस्ट मास्टर के मूड में है, पोस्ट मास्टर की इच्छा अगर है, कस्टमर से अगर मेल खाता है तो कस्टमर बोल दिया तो पोस्ट मास्टर को अथॉरिटी है कि आप इंश्योर्ड वैल्यू और मूल्यवान चीज को छोड़कर आप डाक को रिलेटिव्स को उसके दे सकते हैं या दिलवा सकते हैं। अन्य केसेस में डाक के लिए हेड ऑफ सर्किल से परमिशन लेना पड़ता है। किससे परमिशन लेना पड़ेगा? हेड ऑफ सर्किल से, यानी CPMG से परमिशन लेना पड़ेगा। यह हो गया हमारा आर्टिकल्स एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन, मृत व्यक्ति के नाम संबोधित डाक या रकम। क्लास नंबर 90 में आइए। क्लास नंबर 90 में हम चर्चा करेंगे लायबिलिटी टू डिटेंशन ऑफ सर्टेन मेल्स। कुछ खास डाक को रखा जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है उसको चलिए समझते हैं, उसकी लायबिलिटी क्या है। पार्सल हो गया, बुक पैकेट हो गया, सैंपल पैकेट हो गया, रजिस्टर्ड न्यूज पैकेट को छोड़कर कौन कौन चीजें हो गई, फिर से समझिए। पार्सल, बुक पैकेट, सैंपल पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज पैकेट को छोड़कर इनको डाकघर एक दिन के लिए रख सकता है। इनको डाकघर क्या करेगा? एक दिन के लिए रख सकता है, या फिर इनको डाकघर अगली डिलीवरी तक होल्ड भी कर सकता है। ये अनक्लेम्ड में ही है, अगली डिलीवरी तक उसको होल्ड करके रख सकता है, यही चीज इसमें बताई गई है। क्लास नंबर 91 में अगर हम चर्चा करेंगे क्लास नंबर 91 में फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय विलेज पोस्टमैन, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम डाकिये द्वारा दी गई सुविधाएं। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्राम डाकिये होते हैं, यानी ABPM मान लीजिए, तो वो क्या क्या कर सकते हैं? सीधी बात है, डिलीवरी, पोस्टेज स्टैम्प्स, स्टेशनरी कम मूल्य के इनको वो बेच सकते हैं, मनी ऑर्डर तथा पावती फार्म दे सकते हैं, रजिस्ट्री पत्रों और पोस्ट कार्ड को बुक करने के लिए जिसके लिए वे रसीद जारी करेंगे तथा प्रेषण के लिए दिए गए पत्रों को इकट्ठा कर सकते हैं। इतना काम विलेज पोस्टमैन करता है। ये जो हमारा टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम डाकिये द्वारा दी गई सुविधाएं, ये आपका पोस्टमैन का एक सब टॉपिक भी है। यही चीज पोस्टमैन में सेकंड पार्ट में भी ये टॉपिक, ये क्लास पूछा जाता है वहां पे। तो ये हो गई ग्रामीण पोस्टमैन की सुविधाएं जो ग्रामीण पोस्टमैन द्वारा दी जाती है। इतना काम ग्रामीण पोस्टमैन करता है। 91 के बाद 92, 93 नॉट इंपॉर्टेंट, इसको ड्रॉप करेंगे। 94 में आइए, एक्सेप्टेंस ऑफ चेक्स, चेक की स्वीकृति। चेक की स्वीकृति कैसे होगी? चेक जिस डाकघर में प्रस्तुत किए जाते हैं उसी स्थान पर स्थित बैंक में ही आहरित किए जाएंगे। मतलब वही चेक में पोस्ट ऑफिस के आसपास ही जो चेक हो बैंक लगेगा उसी में ही उसका भुगतान करवाना है। चेक की राशि 20 रुपए से कम में स्वीकार्य नहीं होगी। डाकिया चेक स्वीकार नहीं कर सकता है, मतलब डाकिया चेक लाके नहीं दे सकता है, उसका काम ये नहीं है। चेक की गारंटी 3 वर्ष के लिए रहती है। कितने वर्ष की रहती है? 3 वर्ष के लिए। तो ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस ऑफ चेक। और
चेक के बारे में ये आपको जानकारी मिल गई, कैसे कैसे पेमेंट किस माध्यम से चेक पोस्ट ऑफिस में लिए जाते हैं। देय रकम की क्लास नंबर 95 में देखिए क्या बोला गया है। देय रकम के भुगतान की अंतिम तारीख, यदि देय रकम की अंतिम तारीख छुट्टी का दिन है तो अगली डेट को अंतिम तारीख माना जाता है। वो चेक के संबंध में ही बोला गया है। जैसे मान लीजिए कि 3 महीने तक चेक वैलिड रहता है, सभी जानते हैं, तो चेक का अगर मान लीजिए लास्ट डेट में दे दिया या 90 दिन उसका पड़ गया क्या, संडे, क्या पड़ गया, संडे, तो 90 डेज, अगर 90 डेज उसका संडे पड़ गया तो उसको ना मानकर हम उसका लास्ट डेट क्या मानेंगे, 91वां दिन उसका मान लिया जाएगा, यानी मंडे को मान लिया जाएगा। उसको एक दिन का समय अत्यधिक दे दिया जाता है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर बताया गया है। ये रहा आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का सेक्शन नंबर फर्स्ट जो